वेलकम टू speedearning.com stockforexcourse.com। दोस्तों, मैं पंकज जैन अपनी ऑटोबायोग्राफी में अगले कदम पे बढ़ता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल आज हम बात करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट की कहानियाँ आप सुनते हैं, आप देखते हैं कि लोग बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, तो इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं? मैं अपनी लाइफ में कब इन्वेस्टर बन पाया? इन्वेस्टर बनते बनते ईमानदारी से 10 साल गुजर जाते हैं। मतलब एक मोटा मोटा आंकड़ा है। आपके दिमाग में कितना भी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन डाल दिया जाए, कितना भी नॉलेज आपको मिल जाए, किताब पढ़ लें, आप ट्रेडिंग में अच्छी प्रयोग कर लें, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ने के लिए आपको समय चाहिए होता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमेशा दिमाग में क्या बात होती है कि जैसे आपने पुराने चार्ट देख लिए हों, ग्राफ देख लिए हों, और फिर आपको पता है कि अल्टीमेटली तो बाजार को ऊपर जाना है, कंपनीज ग्रो करेगी। जिसने भी पहले पैसा बनाया उसने लगातार इन्वेस्टेड रह के पैसा बनाया है, फिर भी आपकी हिम्मत नहीं होती कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टेड रहो। आपके दिमाग में एक होशियारी चलती रहती है। होशियारी कैसे चलती रहती है कि आपने इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा डाला और या तो बाजार में गिरावट आ गई तो आपको अपना 1 लाख रुपया घट के 60-70,000 दिखने लगा, या फिर बहुत बड़ी तेजी आ गई और 1 लाख रुपीज आपका 1.4 लाख दिखने लगा। दोनों ही केसेस में आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आगे के प्लान आपके धरे के धरे रह जाते हैं। फिर आपको क्या चीज समझ में आती है कि यार एक काम करते हैं कि बाजार जब गिरने वाला होना उसके पहले ही हम तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, फिर जब बाजार गिर जाएगा तो हम एंट्री कर लेंगे। तब तक क्या किया जाए? तब तक ये करते हैं कि हम ऑप्शन में और इंट्राडे में आजाद रह के अच्छे से पैसा बनाते हैं। टेंशन लेने की जरूरत क्या है? तो हुआ ऐसा कि आपने 1 लाख को 1.4 लाख में प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर आप सोच रहे हैं कि बाजार में जब भी तेजी मंदी आएगी हम इंट्राडे करते रहेंगे। इंट्राडे किया आपने और इंट्राडे करने में आपको अच्छे से पैसा मिल रहा है। 1 महीना 2 महीना तक आपको इस तरीके के रिजल्ट मिल रहे हैं कि आपको लगा इन्वेस्टमेंट का टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है, बढ़िया काम हो रहा है। हमारा 1 लाख फ्री है और उस पर से 15,000 18,000 22,000 ऐसे आराम से निकल के आ रहा है। अब होगा क्या? जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 4-6 महीने के अंदर कभी अचानक से लॉन्ग करेक्शन आ जाएगा। वो लॉन्ग करेक्शन आ गया और आपसे कोई बार बार गलती नहीं होती। जब आप अनुभवी हो जाते हैं तो 10 में से 8 बार आपके ट्रेड अच्छे होते हैं। 2 गलतियां होती है, सिर्फ 2 गलतियों में आपने उल्टा पोजीशन बना लिया और उस उल्टे पोजीशन में आप सोच पाए, जब तक आप छोटे से लॉस में एग्जिट कर पाए तब तक इतना बड़ा लॉस हो गया कि निकलना पॉसिबल ही नहीं रहा और आपको दिखने लगा कि लो ये 2 ट्रेड में ही 1.5-2 लाख रुपया जा रहा है। अब सारी होशियारी कहाँ चली गई? 5 लाख का 3 लाख न देखना पड़े, इसलिए हम हमेशा ये कोशिश करते रहते थे कि होशियारी कर करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे और डिप में वापस एंट्री करेंगे। अब यहाँ 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। ये कोई नोशनल लॉस नहीं है। ये ऐसा नहीं था कि आपने ऐसा कोई लॉस कर लिया जिसके बाद में रिकवरी हो जाएगी। कोई शेयर खरीद के नहीं रखे थे कि बाद में इनका वैल्यू ऊपर चला जाएगा। तो ये बड़ा शॉकिंग लगा। इसलिए डिप में जब शेयर खरीदने की बारी आई कि आपने सोचा था कि नीचे के लेवल पे खरीद के एंट्री कर लेंगे, इंट्राडे के इस लॉस ने इतना आपको परेशान कर दिया कि आप वहां पे नीचे की एंट्री तो भूल ही गए। उस वक्त इतने पजल्ड और परेशान हो जाते हैं आप कि आपको लगता है कि आप आराम से देखेंगे बाजार में बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। और ये बात मैंने कई लोगों के साथ देखी है। अभी जैसे कोविड की गिरावट आई थी ना, तो यहाँ पे 7,500 10,000 7,500 के लेवल पे निफ्टी आई। लोग एक बार चुक गए, दूसरी बार फिर से मौका आया, लेकिन वो कहीं ऑप्शन में अगर उलझे हुए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में, और उसमें या तो 10-15 हज़ार प्लस हो रहे होंगे या 15-20 हज़ार माइनस हो रहे होंगे, उस चक्कर में जो 2-4 लाख रुपए का आराम से स्टॉक खरीद सकते थे वो नहीं खरीद पाए। तो कभी कभी इस तरह की होशियारी में हम चूक जाते हैं। तो दोस्तों, यही हमारे साथ हुआ कि पहले कितने ही बरस हम एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन पाए। हम एक ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे थे, ट्रेडिंग ठीक ठाक भी कर लेते थे, प्रॉफिट भी आता था, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब सारी मंदी मंदी गुजर गई और हमने पलट के देखा तो पता लगा कि इतना सब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। एक ही चीज़ की ज़रूरत थी कि जो शेयर आप
कभी 500 रुपये में खरीदने के लिए सोचते रहते थे कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। जब वो 300 रुपये के लेवल पे आया था, 300 पे 40% के डिस्काउंट में मिल रहा था, तब आपने ज़्यादा नहीं खरीदा, वो तो ठीक है, आपने एक शेयर भी नहीं खरीदा, ये भी हो गया। तो धीरे 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 जब आपके सामने से ऐसे 2 साइकिल गुजर जाते हैं, 9-10 साल गुजर जाते हैं, तब आप ये बात समझने लग जाते हैं कि डरने से कुछ भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ है आपका डर। और उस दौरान हमने ये चीज़ भी महसूस कर ली कि हम कहीं और से पैसा बना रहे थे, पैसा बन रहा था, पैसा हम सोच रहे थे कि यहाँ नहीं यहाँ लगा ले, वहाँ नहीं वहाँ लगा ले, और हर जगह एक निर्णय लेने से डरते जाते हैं। तो कभी आपको लगा कि नहीं यार, स्टॉक में पैसा लगाते हैं मज़ा आ जाएगा, फिर स्टॉक में थोड़ी गड़बड़ हुई, आपने कहा स्टॉक में स्टॉक कुछ नहीं, फिर किसी दूसरे ज्ञानी ने बताया कि भाई हम तो हमेशा मकान में, ज़मीन में पैसा लगाते हैं, तो रियल एस्टेट में कभी धोखा नहीं होता। तो आप जिस चीज़ को जानते हो उस पर तो आपको पता है गड़बड़ क्या है, जिसको नहीं जानते उस पर भरोसा क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि हमको किसी और के भरोसे पर भरोसा है। तो हम सोचे चलो यार ज़मीन वमीन में, फ्लैट वेट में पैसा लगाएं क्या। फिर किसी ने कहा कि मैं तो सोना लेता हूँ भैया, ये ज़मीन ये स्टॉक स्टॉक सब ठीक है, लेकिन 5000 सालों से एक चीज़ चल रही है, वो है सोना। और सोने का जो आकर्षण है पूरे समाज में हमारे, वो तो आदमी को है तो औरत को भी, तो पूरा परिवार जिस चीज़ को अप्रिशिएट करता है उस तरफ आपका झुकाव हो जाना, वो भी आसानी से पॉसिबल है। फिर कहीं इंश्योरेंस वाले क्या करेंगे, आपके घर पे आ जाएंगे, आपका कोई ना कोई रिश्तेदार इंश्योरेंस एजेंट होगा, तो वो आपको पुश कर करके ये नहीं तो वो पॉलिसी, प्यार से नहीं तो डरा के, कि आप चले जाओगे आपके बाद क्या होगा, फैमिली का कुछ काम में आने वाला है क्या। तो मेरी बात मानो, इंश्योरेंस दे देता हूँ, एक पॉलिसी ले लो। तो इतना सारा कन्फ्यूज़न आपको होता रहा, पर आप ये कहते रहे कि नहीं यार, इसमें तो ये गड़बड़ है, उसमें तो वो गड़बड़ है, उसमें तो ये गड़बड़ है, इसमें तो ये गड़बड़ है। तो एक बात तो ये समझ में आई कि आपके पैसे को सबसे ज़्यादा खतरा आपसे, आपके परिवार से। तो आप अगर कहीं भी निवेश नहीं कर रहे हैं, तो उससे बेहतर तो ये है कि कहीं भी निवेश कर डालो, चाहे आप इंश्योरेंस ही ले लो या एफडी कर लो। अगर उससे बेटर हो पाओ तो गोल्ड ले लो, गोल्ड सिल्वर ले लो, उससे बेटर हो पाओ, या ज़्यादा पैसा इकट्ठा है तो निर्णय ले पाओगे, निगोशिएट कर पाओगे तो ज़मीन फ्लैट मकान ले लो, निर्णय ले पाओ तो, क्योंकि एक बार में बड़ा निर्णय लेना है, नहीं तो स्टॉक्स खरीदते रहो। तो 9 सालों में हमारे 4-5 मौके चले गए। तो वहाँ से हमको ये बात समझ में आ गई कि डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड वाला कोई एजेंट आ गया। अब यहाँ पे मैं बहुत गहरी बात आपको समझाने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। म्यूचुअल फंड वाला एक एजेंट आ गया, और हमेशा ऐसा लगता था पहले जब मिडिल क्लास मेंटेलिटी में, कि हर वो काम जो मैं खुद कर सकता हूँ, जो मुझे आता है, वो उसके लिए मैं किसी और को सर्विस चार्जेस नहीं दूंगा। तो जब मैं स्टॉक मार्केट में खुद शेयर खरीद सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो म्यूचुअल फंड वाले को मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ देखूंगा नहीं। क्योंकि म्यूचुअल फंड कैसी चीज़ होती है कि जब बाजार बढ़ता है ना, तो म्यूचुअल फंड बड़े स्लो लगते हैं। आपका कोई शेयर 1 लाख का 1,20,000 हो जाएगा, तब आपका म्यूचुअल फंड 1,05,000 ही दिखाएगा। लेकिन जब गिरावट आती है ना, तब आपको म्यूचुअल फंड बड़े सेफ लगते हैं। तब क्या होता है, जब आपका 1,80,000 हो जाएगा, तब आपका म्यूचुअल फंड 1,95,000, 92,000, 92,000, 95,000, ऐसे 5,000, 8,000 का लॉस ही दिखाएगा, तब आपको म्यूचुअल फंड अच्छा लगेगा। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, जिस सीढ़ी से हम चढ़ना चाहते हैं उस सीढ़ी से हम उतरने को राजी नहीं है। तो क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो म्यूचुअल फंड का एजेंट आया, तो उसको थोड़ा सा ओबलाइज करने के लिए, या वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था, हमारे कोई रिलेशन रहे होंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, दे दो म्यूचुअल फंड दे दो। तो म्यूचुअल फंड ले लिया हमने, ठीक है। और उसने कहा कि SIP कर दूँ, मैं कहा चलो ठीक है SIP कर दो, SIP कर दी। अब यहाँ पे ये एक बात कि मैं करता तो उसको जो 1%, 3% जो भी उस वक्त जा रहा था वो बच जाता, लेकिन उसने किया तो उसमें मेरा इंटरफेरेंस नहीं था। तो एक सिस्टम के साथ वहाँ पैसा इकट्ठा होने लगा। इधर मैं अपने शेयर्स खरीद ही रहा था, अपने शेयर्स में अप्रिशिएशन आने पे उसको बेच भी रहा था, डिप आने पे दूसरे शेयर खरीद भी रहा था, ये सब मेरे काम चल रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि पहले 3 या 6 महीने तक तो मैं म्यूचुअल फंड से बहुत आगे था, और जब तक साल खत्म हुआ तब तक ये नजर आया कि म्यूचुअल फंड मुझसे आगे निकल गया, और मेरा रिटर्न कोई 1 या 2 गलती की वजह से ठीक ठाक रह गया। मतलब ऐसा हो सकता है
कि पहले 3 महीने में आपका रिटर्न था 30%, म्यूचुअल फंड का था 8%। फिर अगले 6 महीने में आपका रिटर्न था 27%, म्यूचुअल फंड का था समझो 13-14%। फिर बाजार में आपने कोई एक निर्णय लिया, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा तो आप लापरवाह हो जाएंगे और फिर आप कोई निर्णय लेंगे तो वहाँ पे ये स्थिति बनी कि स्टॉक्स में अब मेरा रिटर्न हो गया 28% से गिर के 18% और म्यूचुअल फंड साल भर में दिखा रहा है 21%। तब जाके हमको ये बात समझ में आई कि हमारे बार बार इंटरफेयर करने से कितना हमारा रिटर्न मारा जाता है। क्योंकि स्टॉक्स में हमने कोई ऐसा स्टॉक का प्रॉफिट बुक कर लिया था जो आगे और बढ़ के साल भर में 150% ऊपर जाने वाला था। हमने उसका प्रॉफिट कोई कम पे बुक नहीं किया था, 40% पे कर लिया था, लेकिन पूरा बुक कर लिया था। और उसकी जगह दूसरा जो शेयर खरीदा था, क्योंकि पहले अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो बाद में आपको उतनी स्टडी की दरकार नहीं होती, आपको लगता है चल जाएगा, अभी तो ठीक ठाक काम हो ही रहा है। 5 अच्छे फैसले होते हैं तो वो आपको ये बताने लगते हैं कि अब आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं और उतने मेहनत की शायद ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाएगा। तो मैंने कोई स्टॉक उठा लिया, वो स्टॉक पहले नीचे गया 30%, अब बड़ी मुश्किल से वापस भाव पे आया, अभी 10-12% प्लस दिखा रहा है। तो ऐसे कर करके समय मारा गया, रिटर्न मारा गया, और एकदम झटके से स्टॉक में जब आप लॉस देखने लग जाते हो तो आपके जितने भी जोशीले काम थे, जो विचार थे कि भाई उस लेवल पे इतने लगा दूंगा, इस लेवल पे इतने लगा दूंगा, वो सारे प्लान वहीं धरे रह जाते, ताजे ठंडे हो जाते। तो आदमी असल में जो होता है ना उसको समझना है। म्यूचुअल फंड में धीरे 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 पैसा इकट्ठा होता चला गया। फिर स्टॉक में भी जब हम समझे ना तो हमने स्टॉक में भी थोड़ा ठहरने की अकल इकट्ठी की, और ये जो बार बार ये खरीदा वो बेचा, वो खरीदा वो प्रवृत्ति कम होने लगी। और ये बात तो समझ में आएगी कि जो पैसा मैंने डाल दिया, कहीं भी निवेश कर दिया, वो ठीक ही है। एक बात धीरे 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 समझ में आई और फिर कंफर्म हो गई कि बेचने वाला, ये नोट करके रख लें आप, कि चीज़ों को, असेट्स को बेचने वाला आदमी 3 साल तक हंस सकता है, फिर जिंदगी भर रोएगा। बेचने वाला आदमी है ना, जैसे आपने ज़मीन बेच दी और फिर ज़मीन में उतार चढ़ाव आए थोड़े, बाद में से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, पड़ोसी कह रहा है मुझे भी बेचना है पर उसको ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, तो आप हंसोगे, बोले वाह वाह वाह, हमने तो टाइम पे बेच ली, मज़ा आ गया। 3 साल तक आप हंसते रहोगे, जो नहीं बेच पाया वो रोता रहेगा, लेकिन उसके बाद वो हंसना शुरू करेगा, आप जिंदगी भर रोएंगे। तो बेचने वाला 3 साल तक हंस सकता है, उसके बाद उसको जिंदगी भर रोना ही रोना है। और खरीदने वाला 3 साल तक रो सकता है, चाहे आपने सोना खरीदा, चाहे आपने शेयर खरीदो, चाहे आपने ज़मीन खरीदी हो। भाई ज़मीन आपने ऐसे लेवल पे मंदी में खरीद ली कि अब आपकी ज़मीन का कोई लेवाल नहीं आ रहा, कोई खरीदने वाला बायर नहीं आ रहा, तो आपको लगेगा आप फंस गए। 3 साल तक आप रोते रहोगे, लेकिन उसके बाद जब लहर आएगी, और हर एक एसेट क्लास में एक साइकिल होता है, तो लहर आएगी तो वो ऐसा भागेगा कि भागते ही चला जाएगा, फिर आप रुकने वाले नहीं हैं। तो अब इससे क्या हुआ, मेरे पास पैसा इकट्ठा होने लगा। पैसा कब इकट्ठा होने लगा, जब मेरी एक्टिविटीज़ खुद कम हुई। दोस्तों ये खास तौर पे समझाने के लिए इतनी कहानी मैंने बताई है। तो एक्टिविटीज़ कम हुई तो पैसा जैसे ही आपका 1 लाख के पार जाता है तो 99 के फेयर में आप पड़ जाते हैं, 99 का फेयर। शुरू में जब आपका पैसा 0 के करीब होता है ना, तो 40, 50, 60, 70 जाता है, और उसको वापस आप 0 कर देते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपकी असेट बनने लगती है और आप 1 लाख के ऊपर चले जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे आपको 1.30 दिखने लगता है, तो आप उसको 1.50 के ऊपर धकेल देते हैं थोड़ा और पैसा लगा के, फिर वो 180 हो जाता है तो आप उसको 2 लाख के पार ले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं 99 का फेयर, 99 का ये जो सिलसिला शुरू होता है, ये धीरे धीरे असेट इकट्ठी करने लगता है। और 2 साल तक जब आप अपना पोर्टफोलियो जिंदा रख लें तो उसके बाद वो मरता ही नहीं। उसके बाद क्या है, वो सारी गड़बड़ के बीच में ठहर के आप ये समझ जाते हो कि मर जाने वाला सीन तो आता ही नहीं। आपके निर्णय गलत हुए, हाँ आधे निर्णय गलत थे, आधे सही थे, फिर भी मुझे मेरा पैसा ठीक ठाक ग्रो करते हुए दिखा। कभी कभी माइनस भी हो गया था, लेकिन बाद में तो एफडी से ग्रो करके दिखा। तो ये बात जब समझ में आ जाती है तो इससे आपका पैसा इकट्ठा होने से सबसे बड़ी ताकत आती है। मेरे पास कौन सी ताकत आई? अब जब मेरे पास पैसा इकट्ठा हुआ, समझो कितना पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा तो था नहीं, 10-12 लाख रुपए आपके पास इकट्ठे हो जाए तो आप क्या सोचोगे? एक ट्रेडिशनल
आपको राय मिलेगी, आप एक फ्लैट खरीद दो। फ्लैट बोले यार फ्लैट तो होगा नहीं इतने पैसे में, तो क्या करना है, डाउन पेमेंट दे दो, बाकी लोन उठा लो और किस्तें रेंट से भरती रहेगी। या तो आप कहीं रेंट पे रह रहे हो तो आपको रेंट नहीं भरना पड़ेगा, आप किस्त भर देना, या फिर आप अपने घर में रह रहे हो तो आपको किराया मिलेगा टेनेंट से, किराएदार से, उससे आप किस्त भरते रहना, तो आपकी एक एसेट खड़ी हो जाएगी। और ये बात पूरी सोसाइटी, क्योंकि मैंने कहा ना मकान खरीदना, मकान बनाना, ये हमारे यहाँ सामाजिक निर्वाण की तरह है, सोशल निर्वाण, सोशल मोक्ष, ये सामाजिक मोक्ष कहा जा सकता है कि भाई मकान बना लिया मतलब तूने पूरी स्थिरता का इंतज़ाम कर लिया। वैसे बाद में समझ में आ जाएगा कि मकान के बनने से आपकी ज़िंदगी के सुखी होने का या आपके सुरक्षित होने का उतना लेना देना नहीं है जितना आप मान रहे हैं। तो पर्सनली मेरे अनुभव कुछ ऐसे थे कि मुझे मकान से, ज़मीन से और गोल्ड के नाम से चिढ़ होने लगी थी। मैंने क्या देखा, मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा जो बहुत ही पोटेंशियल वाले लोग थे, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई पा सकते थे, लेकिन ये सुरक्षा और सिक्योरिटी वाली सोच ने उनको जितना ऊंचा जा सकते थे उससे नीचे गिराते हुए देखा, नीचे गिरते हुए देखा उनको कि वो नीचे जा रहे हैं। ऐसा देखा कि उनके मकान में कमरे बढ़ते जा रहे थे, साथ में उनका डर बढ़ता जा रहा है। इधर उनकी डिग्रियां बढ़ती जा रही थी, डिग्री भी हम एजुकेशन में डिग्री पे डिग्री इकट्ठी करते हैं, असली नॉलेज नहीं लेते हैं। तो ये भी सुरक्षा का ही चक्कर है कि आपको लगता पता नहीं कौन सी डिग्री आपको सहारा देके कहीं खड़ा कर देगी। डिग्री बढ़ती जा रही थी, लोगों की समझ कम होती जा रही थी, मतलब वो खुद ही अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे और फिर वो कह रहे थे कि अरे यार मेरी लाइफ में शांति नहीं, सुख नहीं, सुकून नहीं। तो मुझे चिढ़ होने लगी, तो मुझे लगा मैं क्या करूं। फिर दिमाग में क्या आएगा, मैं शेयर मार्केट में हूं, एक साथ ये पैसा लगा दो, एक बार अगर बाजार साथ देगा तो एक साथ पैसा बढ़ जाएगा और काम हो जाएगा। तो कहीं थोड़ा बहुत पैसा लगाया, एक झटका लगा, उसी वक्त कहीं बाजार में नुकसान आ जाएगा तो आप रुक जाओगे। तो फिर मुझे लगा मैं क्या करूं, तो मैंने अपने आप के ऊपर पैसा लगाया। कैसे लगाया, अब मेरे पास ट्रेनिंग में एक बार लंदन से एक स्टूडेंट आ गया, तो मिस्टर जैन करके, वो लंदन के स्टूडेंट थे। मैंने पूछा कि भाई आप इंदौर में कब आए, तो उन्होंने कहा सर मैं यहाँ आके सेटल हो गया। रहने वाले कहाँ के हो, बोले मैं तो हरियाणा का हूँ, पंचकुला का। मैंने कहा ठीक है, फिर इंदौर में कैसे, कोई रिलेटिव है क्या या बिजनेस? बोले नहीं कोई बिजनेस नहीं, मैं तो वहाँ से आया हूँ पैसा लेके। यहाँ क्यों शिफ्ट हो गए? बोले वो हम देख रहे थे कि स्कूलिंग बच्चों की इंडिया में बहुत अच्छी होती है, ब्रिटेन से अच्छी स्कूलिंग है। पहले तो हमारी धारणाएं टूटती है, जब कोई ऐसा आदमी आपके पास आता है ना, तो आपको पहली बार पता लगता है कि भाई क्या बोल रहे हो, इंडिया में स्कूलिंग अच्छी होती है, ये मैंने पहली बार सुना। फिर उसके बाद में मैंने कहा इंदौर क्यों, तो बोले कि ये मैप में देखा हमको, तो इसका सब कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट वाइमेट सब कुछ ठीक लगा। हमने कहा हम यहाँ सेटल हो जाते हैं, प्रॉपर्टी भी सही मिल रही थी। अरे हमने तो सुना था बचपन से कि जहाँ दाना पानी लिखा होता है वहीं आपको रहना होता है, ज़िंदगी वहीं गुजरती है और ऐसा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो जैसे ही मैंने उनकी बात सुनी, मेरे दिमाग में एक अरमान जागा कि मैं भी एक दिन अपना शहर चुनूंगा। तो तब से वो कीड़ा काटने लगा। तो कभी शिमला जा रहे हैं तो वहाँ आप पूछ रहे हो कि 2 BHK है क्या, आप सोच रहे पौंडीचेरी चला जाऊँ, वहाँ ऑरविल सिटी है, वो भी बढ़िया जगह हो सकती है, वहाँ पे एक ग्लोबल सिटी बन रही है। पूना के बारे में सुनते हैं तो पूना भी एक प्यारा शहर है। चंडीगढ़ हो सकता है मास्टर प्लान सिटी है, वो सोच लें क्या, या फिर कोई धर्मशाला चले जाते हैं, या जहाँ पैसा कम लगता हो वैसा सोच लेते हैं। ऐसा सोच रहे हैं मुंबई के बारे में या मेट्रोस में जाने की बात तो होती है, पर ऐसा लगता है भी हमारे बस की बात नहीं है। तो एक तो उसके बारे में अपनी धारणाएं होती हैं। तो ऐसा सब कुछ दिमाग में चल रहा है। फिर आप एक प्रोफेशनल जंप लेना चाहते हैं, लेकिन कारण इमोशनल होता है। तो इमोशनल कारण क्या था? इमोशनल कारण ये था कि जो लोग लव मैरिज करते हैं ना, उनका प्यार पहले बड़े उफान पे रहता है, फिर वो पूरी दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं। 5-7 साल तो ये बताने में निकल जाते हैं कि भाई हमने गलती नहीं की, हम ठीक है, देखो हम कितना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी चीज़ें अच्छी होती है अगर आपके आसपास के अपने लोग जो जिनके बगैर आपको लगता है ज़िंदगी जी ही नहीं जा सकती, वो जब नाराज़ हो जाते हैं तो आप पगलाने लगते हैं। तो अब ऐसे इमोशनल दौर में जब
शादी में भी कहीं आपको ऐसा न लगने लगे कि वो जो दीवानापन है वो कहीं ना कहीं उतार पे है, और बाकी आपकी फैमिलीज भी आपसे कहीं थोड़ी दूरी बढ़ती जा रही है, ऐसा नज़र आता है। ऐसे में मैंने मेरी बीवी ने एक बार एक मूवी देखी, लंच बॉक्स। लंच बॉक्स इरफान खान की ज़बरदस्त मूवी है। उसमें क्या था कि वो हीरोइन आखिरकार ये सोच रही कि अपनी बेटी को लेकर भूटान चले जाए। भूटान क्यों चली जाए? क्योंकि भूटान में 1 रुपए का 5 रुपया इस तरह का वैल्यू है। तो मतलब आप अपना रुपया लेके वहाँ अमीरी से पहुँच सकते हैं, जैसे डॉलर वाला इंडिया में आके अमीर हो जाता है ना। तो वो एक बात थी। दूसरा, नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात चल रही थी वहाँ पे। भूटान के जो राजा थे वो आर्थिक समृद्धि की बजाय हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे थे कि भाई खुशी कितनी है, हमारे लोगों में खुशी होनी चाहिए, हम एक इस तरह का साम्राज्य, इस तरह का राज्य विकसित करेंगे। तो सुन के बड़ा आकर्षित होते हैं ना हम। अब इमोशनली टूटे हुए थे, तो टूटे लोग थोड़े निडर तो हो ही जाते हैं, तो हम एक दूसरे से लिपट के रोए थोड़े, और फिर हमने कहा हम भूटान जाएंगे। और ये बात हमने किससे की? मेरा मेरा अपना बेटा या दोस्त या करीबी दोस्त, मेरा भांजा है, जिसको मैंने दूध पीने से लेके ज़िंदगी के हर दौर में दोस्त की तरह साथ में रहा हूँ मैं। तो ये कहानी फिर कभी हम बाद में सुनेंगे। लेकिन मैंने जब उससे कहा कि भाई हम भूटान जाने को सोच रहे हैं, तो बोले पगला। वो ITBHU में था, उसने अपने बनारसी अंदाज में कहा कि पगला गए हो क्या है? 4 लोगों के ठुकरा देने से क्या, 4 लोगों के नाराज़ होने से या नहीं समझने क्या 40 लोगों का प्यार ठुकरा दोगे क्या? पागल पागल हो रहे हो क्या? फिर चलो, वो तो मुंबई में पोस्टेड था, अपना जॉब कर रहा था, हम यहाँ इंदौर में थे। फिर ऐसे में जब आपको इमोशनल क्राइसिस होता है ना, तो आप ये सोचते हैं कि यार मैं किसी का सहारा बन जाऊँ, मैं किसके काम आ सकता हूँ। वैसे तो मैं थोड़ा यूजलेस ही हूँ, और ये बात मैं तब की कर रहा हूँ दोस्तों, जब मैंने अच्छा खासा पैसा पहले कमा लिया, सक्सेस देख ली, फिर सक्सेस का उतार देख लिया, और वो जो भ्रम टूट जाता है ना आपका कि एक दिन मैं नालायक था, पैसा नहीं कमाता था, मैं कोई चीज़ जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता था, लोग कह रहे थे पैसा कमा, जिम्मेदारी समझ, और जब मैंने वो जिम्मेदारी समझी, पैसा कमाया, उसके बाद लोग मुझसे और ज़्यादा दूर चले गए, तो अर्श तो अपने फूल बना दिया हमको। तो ऐसे में जब आप टूटते हो, तो आप कोई एक वजह ढूंढते रहते हो कि कहीं मुझे लगे कि ये मेरे जीने की वजह है। तो मेरा भांजा थोड़ा उलझा हुआ था, सनी नाम है, तो मुझे लगा कि चलो मैं इसके पास चला जाता हूँ। वैसे तो हर आकर्षण तो टूट ही जाता है, तो ये भी कितने दिन बचेगा। तो हम मुंबई जाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं असली बात ये बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें तब पॉसिबल होती है जब आप संयम से रह के पहले अपने नीचे एक बेस तैयार करें, है ना। आपको स्कूटर की सीट चुभने लगती है जब आपने कार खरीदने के पैसे बचा लिए, कम से कम डाउन पेमेंट देने के, तब चीज़ें होती है। तो ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि मैं हमेशा से वैल्यू फॉर मनी को मानता हूँ, मितव्ययिता को समझता हूँ। अब मितव्ययिता और कंजूसी में बाल भर का फर्क है। तो कब मैं कंजूस हुआ, कब मैं मितव्ययी हुआ, मुझे इस बात का तो जजमेंट सही से आएगा नहीं, आसपास वाले ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना सक्षम हो गया था मैं कि मैं मुंबई जाता हूँ, और कैलकुलेशन क्या किया कि 2 साल तक अगर मैं एक पैसा भी नहीं कमाऊंगा, तो मैं अपने एक्सपेंसेस आराम से मेंटेन कर सकूंगा। और मैं सनी के साथ ही रहने वाला था, तो वो जितना स्पेंड कर रहा था और मैं जितना स्पेंड कर रहा था, उससे एक मॉडल बनता था कि हमारे सर्वाइवल के चांसेस और बढ़ जाते थे। तो भाई हम मुंबई शिफ्ट हो गए, और 300 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहने लगे। उसका भाड़ा अभी तक, जो मैंने कभी 5,000 3,000 देने की आदत भी नहीं रखी थी घर के फ्लैट में, फिर किराया दिया था कहीं 5-7 हज़ार का, और अब 20,000 किराया देना है, वो भी 1/4 साइज वाले फ्लैट के लिए। वहाँ पहुँच गए, वहाँ जो अनुभव है वो अलग बात है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमेशा लोग पैसा डाल के पैसा बना लेने की बात करते हैं। सबसे पहले निवेश खुद में करो, क्योंकि जैसे ही आप एक बड़े दायरे में जाते हो, क्योंकि आप एक जैसे दायरे में रहते हो ना, तो आपको धीरे धीरे ये लगने लगता है कि भाई यहाँ तो मैंने सब जान लिया, सीख लिया, समझ लिया, और जो ग्रोथ करनी थी कर ली, बाकी करने का मन नहीं कर रहा। हो सकता है बोर्डम आ जाती हो सकता है मोनोटोनी आ जाती हो, कुछ और सीखने के लिए जो आपको एक धक्का चाहिए वो नहीं होता है, और ज़िंदगी ऐसी लगने लगती है कि अब इसमें नया कुछ होगा नहीं शायद। अपने लिए आपके पास स्पेस नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे जब इंदौर में था, तो हालत क्या हो रही थी कि आप काम में लगे हुए हो पूरी तरह,
और काम ग्रो कर रहा है तब तो लगे रहने के लिए ये बहुत अच्छा बहाना है, पर काम ग्रो नहीं कर रहा है तब भी आप उसमें ही लगे रहते हो, क्योंकि सब तरफ दूरियां बढ़ जाए तब काम ऐसी गुफा है जहां जाके आप छुप सकते हो और कोई सवाल नहीं करेगा। तो पूरे 7 दिन, मंडे से लेके संडे तक, अगले मंडे तक मैं काम के बारे में ही सोचता रहता था। लगातार काम की ही बातें होती रहती थी, लेकिन काम पे पकड़ खत्म होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जीवन में वो खुशी नहीं है, वो जगह नहीं, वो उड़ान नहीं है, तो फिर वो अपने आप होने लग जाएगा। तो वो कहीं खत्म होती जा रही थी। और क्या करते थे हम, संडे भी मेरा अपना नहीं था, सैटरडे भी अपना नहीं था, वहाँ कोई 5 डेज ए वीक तो होता नहीं छोटे शहरों में। तो संडे था, संडे को आप अपने घर का सामान वामान कहीं मॉल में जाके खरीद रहे हो, फिर जीजा जी और साले जी किसी के साथ लंच या डिनर ले रहे हो, और हमेशा ही समाज के, सोसाइटी के लोगों के बीच में हो। तो लोगों के बीच में रहते रहते एक अजीब बात होती है जो लोग नहीं समझते, अनुभव नहीं है तो उनको पता नहीं लगेगा कि आप अपने आप से दूर होते ही हो और साथ में लोगों से भी दूर होने लगते हो। क्योंकि बाद में जब मैं एक दूरी बनाया, अपनी जगह में गया, अपने आप को जाना, तो मुझे लगा था मैं बाकी लोगों से दूर हो जाऊंगा, लेकिन मैं उनके करीब आ पाया। क्यों? क्योंकि मैं खुद के करीब आ गया था। दोस्तों, एक बात बिल्कुल क्लियर है, जब तक आप अपने आप को संतुष्ट और खुश नहीं कर लेते, आप दुनिया में कहीं खुशी नहीं बांट सकते। तो ये जो ताकत आई, मुंबई जब मैं गया तो 1 साल में मैंने अपने एवोल्यूशन में 5 साल की जर्नी पूरी कर ली। 1 साल में मुझे 5 साल की छलांग मिल गई। और ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि मैं अपने साथ में अपने बीवी बच्चों को भी वैसे ही लेके चलने की कोशिश कर रहा था, उनको तैयार कर रहा था। तैयार कैसे करना होता है? कई बार हम उन पे पैसा खर्च करते हैं और समय खर्च नहीं करते। उनको जब समझाने जाते हैं तो आसान नहीं होता, क्योंकि आपके और उनके एवोल्यूशन में बहुत गैप होता है। तो इंजन जब ऐसे डब्बों को खींचने की कोशिश करता है तो इंजन की खुद की गति धीमी पड़ जाती है, लेकिन चलना तो साथी है ना भाई। तो ये करना चाहिए। तो क्या हुआ, मेरी वाइफ सीखने को, समझने को राजी थी, भली 2-4 बार के बहस के बाद। बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे थे, कम खर्च में धीरे धीरे उसने अपना घर चलाना सीख लिया था। ये बनती है ताकत आपकी बड़ी छलांग लेने के लिए। जैसे होता है ना कि अगर रॉकेट ऊपर जाता है स्पेस में, तो एक ही चीज़ ध्यान रखी जाती है कि कम से कम एनर्जी में अगर ये टिक पाए तो फिर पूरा अभियान सफल हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर पूरा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाने वाला, मिशन ही फेल हो जाने वाला है। कभी कभी लोग इस बात को समझते नहीं हैं। तो बच्चों की होम स्कूलिंग अब ये सोच के थोड़ी की थी कि भैया उनको कल को हमको कहीं शिफ्ट होना है तो स्कूल आड़े आएगा। नहीं, होम स्कूलिंग का तो सीधा कारण ये था कि मैं जब अपना मनन कर रहा था, अपने आप को देख रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बचपन में जो कुछ भी सीखा था वो सीख के भूल जाना पड़ा। और मुझे अभी पता नहीं है सही क्या है, गलत क्या सिखाऊं क्या मैं इनको, और किताबों ने मुझे ऐसा क्या सिखा दिया जिससे मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। तो मुझे लगा कि मुझे तो अपने आप को सीखने का मौका ही नहीं मिला। जब मैंने पढ़ना छोड़ दिया तब मेरी असली लर्निंग शुरू हुई, बल्कि मैंने नौकरी भी छोड़ दी। पहले अनलर्निंग हुई, बाद में लर्निंग शुरू हुई। ये बात सोच के मैंने कहा कि इनको खुला छोड़ दो। इंसान का बच्चा, जानवर का बच्चा भी जब सीख के जिंदगी जीना सीख के पूरी जिंदगी जी लेता है, तो इंसान का बच्चा ऐसा तो नहीं बनाया होगा बिल्कुल कि इसको थोड़ी भी अकल ना हो। और साथ में अंदर एक गुस्सा और एक टूटन जो रहती है आपकी, वो कहती है कि ठीक है यार, कभी कभी तो मन ये करता था कि अलविदा ही हो जाओ दुनिया से, पर हम ये नहीं करेंगे। हम अलविदा तो नहीं कहेंगे, पर जिंदा है उतना काफी है, आगे पीछे रह गए क्या फर्क पड़ जाएगा। ऐसा सोच के एक इमोशनल रीजन और एक आपका लॉजिकल माइंड जो तैयारी करता है किसी तरह की, वो आपको ताकत देता है छलांग लेने की। ये बात मैं आपके साथ खास तौर पे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि लोग बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। वो ये तो सोच लेते हैं क्या क्या करना है, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या क्या करना छोड़ देना है, क्या क्या अब से नहीं करना है। तो मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर थी। जब लोग बोलते हैं ना, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि यार पेट्रोल खर्च हो रहा है, पेट्रोलियम खत्म होने वाला है, तो भी ठीक है। एक आदमी एक कार में ऑफिस से घर, घर से ऑफिस कम्यूट कर रहा है, उसको पता है कि हाँ ओजोन लेयर में छेद हो रहे होंगे, मैं 2 एसी और ले लेता हूँ, 2 फ्रिज और ले लेता हूँ। ये सब वो करता चला जाता है और फिर ये कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे इतना तो पता था कि अगर सारे लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं यार ये सब करना पड़ता है, तो मुझे इस
इस दौड़ में शामिल तो नहीं होना, मैं बाजू में खड़ा तो हो सकता हूँ, मैं ये तो कह सकता हूँ कि हाँ मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। ये भी मेरी तरफ से अपने लिए और सोसाइटी के लिए बड़ा सहयोग हो जाएगा, ये सोच के मैंने निर्णय लिया। लेकिन असली बात क्या थी कि आपका पोर्टफोलियो बनाना शुरू कीजिए कहीं से भी, मतलब ये डरना छोड़ दीजिए कि कौन सा शेयर खरीदूं, गलत तो नहीं हो जाएगा, कितना खरीदूं, बाद में एडजस्ट होता रहता है। आपने ज़्यादा खरीद लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके कैपिटल फ्री कर ली, फिर कहीं पैसे नहीं थे तो 2-4 महीने तक नहीं खरीदा, बाजार गिर रहा था, डर लग रहा था, डरने दो, कोई बात नहीं। एक बार शुरू करो काम को, लगातार की बात नहीं है, 2-6 महीने की गैप से वापस आके इकट्ठा करते रहो ना। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो वो जो वहाँ शुरू किया था किसी एजेंट के चक्कर में, वो धीरे धीरे बढ़ते उसने मुझे इतनी ताकत दे दी कि मैं फाइनेंशियली रिटायर हो गया, सिर्फ उसकी वजह से भी। और इक्विटी का पोर्टफोलियो जो हम चला रहे हैं वो चला ही रहे हैं, जो हम ट्रेडिंग में पैसा बनाने लगे वो बना ही रहे हैं, और हमारा नॉलेज जो बाकी लोगों को मदद करने लगा है और हमको भी फायदा देने लगा है, ये अलग कहानी है। तो दोस्तों, हम अधिकतर चीज़ें तो यही सोचने में नहीं कर पाते कि करूं कि नहीं करूं, अभी करूं कि देर से करूं, फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर किसी की जान नहीं ले रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चीज़ें हो सकती है तो कर डालो ना यार, एक बार खुजली खत्म कर लो। इतना क्या सोचते हो, अपने आप को कितना गंभीरता से लेके चलते हो। अभी कोविड-19 में पता लगा ना कि पूरी दुनिया जिन जिन चीज़ों को इतनी गंभीरता से ले रही थी, क्या हुआ उनका, सब चीज़ें धरी के धरी रह गई। स्कूल हो गए बंद, कॉलेज हो गए बंद, ऑफिस बंद हो गए थे, व्यापार बंद हो गए थे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है हम और हमारी जिंदगी, हमारी सुरक्षा। हम उसके महत्व को भूल गए थे, तो हमको याद दिलाया नेचर ने। तो दोस्तों, उसी समझ का इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक एक कदम चलिए, क्योंकि आप रातों रात बदल नहीं जाओगे, आप थोड़ा थोड़ा बदलोगे और फिर कोई दूसरा आपको बताएगा कि अरे आप तो काफ़ी बदल गए हो, आप तो नए इंसान बन गए हो। तो ज़िंदगी जीते रहिए हमारे साथ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? मैंने ईमानदारी से अंदर बाहर की सब बातें करने की कोशिश की, क्योंकि सिर्फ मार्केट की, शेयर्स की, फंडामेंटल की बातें करते रहने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बाहर की बातें समझो, उसके साथ अंदर की बातें समझना उतनी ही ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे साइट विजिट करें speedearning.com, stockforestcourse.com, और वहाँ से आप पेड कोर्स ले सकते हैं। 6000 में 10 पेड स्ट्रेटेजी, 3 से 4 घंटे की ड्यूरेशन है। 4 घंटे में आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर, इन्वेस्टर, कमोडिटी ट्रेडर, करेंसी ट्रेडर बन सकते हैं। निफ्टी या बैंक निफ्टी के स्पेशल कोर्सेज भी हैं। थैंक यू वेरी मच। कॉल करें 8381021346, और इसी पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करते हैं तो विदिन 4 आवर्स व्हाट्सएप करने पे आपको कोर्स मिल जाता है, या फिर जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप है, वहाँ से डायरेक्ट आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। stockforexcourse.com पे भी पेमेंट होते ही आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है। कैसा लगा एपिसोड? अगले एपिसोड में आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं बताइए। थैंक यू वेरी मच।